Hello everyone, myself Dr. Ram Babu Tripathi. I am working as Associate Professor in Ramins Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Today we will discuss the corticosteroids, and this is the lecture number of part 2. Means in a previous lecture I have already studied the some important point related to the corticosteroids. तो आज के लेक्चर में जो हमें पढ़ना है वो मेनली कार्टिकोस्टेरॉइड का सेकंड पार्ट पढ़ना है और सेकंड पार्ट मेनली बेसिकली कार्टिकोस्टेरॉइड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट वन इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेकंड वन इज द मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो ड्रग्स थी प्रेडनिसोलोन्स, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, कार्टिसोन्स, इन सभी ड्रग्स की जो भी प्रॉपर्टी थी या जो भी इनका एप्लीकेशन था वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. इस लेक्चर में जो हमारा मेनली फोकस होगा वो फोकस होगा हमारा मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का. मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की कौन सी ड्रग्स हैं और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का क्या एप्लीकेशंस है. And after the study of these two lectures, we are concluded that what is the basic points related to the corticosteroids. So, what is the corticosteroids? जैसा कि आपके नाम से क्लियर है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स मीन्स कार्टिको एंड स्टेरॉइड्स. तो ये कार्टिकोवर्ड्स जो यहाँ पर यूज हो रहा है, ये कार्टिकोवर्ड्स मीन्स दीज कार्टिकोवर्ड्स कम फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स. एक्चुअली जो कार्टिकोस्टेरॉइड ग्लैंड्स हार्मोन्स हैं ये मेनली सिंथेसाइज होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में. तो चूंकि उस ग्लैंड्स का नाम एड्रिनल कॉर्टेक्स है और ये ग्लैंड्स आपके जो किडनी होती है, किडनी के टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो ग्लैंड्स होती है उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स. और उस एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं मेनली सिंथेसाइज होते हैं आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड से. अब सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरॉइड्स. तो स्टेरॉइड्स का ये जो नाम यहाँ पर पड़ा था, स्टेरॉइड्स आर मेनली दोज कंपाउंड विच हैव द स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस. अब यहाँ पर मतलब ये कि वो सारी ड्रग्स जिसमें स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो सारी ड्रग्स आपके स्टेरॉइड्स होंगे. अब स्टेरॉइड न्यूक्लियस क्या है? स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस को हमने ऑलरेडी इस पूरी यूनिट में पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस का है आपका साइक्लोपेंटेन फिनांथ्रीन न्यूक्लियस. अगर आपके किसी भी ड्रग में साइक्लोपेंटेन फिनांथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो दिस न्यूक्लियस इज नोन एज द स्टेरॉइड न्यूक्लियस. सेकेंड वन जो पॉइंट है वो आपका बायोसिंथेसिस ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स है. इस बायोसिंथेसिस में हमको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स दोनों की आपको बायोसिंथेसिस पढ़नी है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के आपको इस लेक्चर में पढ़नी है. थर्ड वन है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड. जो क्लासिफिकेशन किया गया था कार्टिकोस्टेरॉइड्स का वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज किया गया था, मीन्स या उसका मोड ऑफ एक्शन किया था. वो स्टेरॉइड्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स निकल रहे हैं यानी वो कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे थे हमने उनको नाम दे दिया था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. और वो कार्टिकोस्टेरॉइड्स विच कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. तो दीज आर नोन एज द मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. क्यों? सोडियम एंड पोटेशियम आर कंसिडर एज द मिनरल, तो नोन एज द मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. सिक्स वन इज द एडवर्स इफेक्ट. अभी हम लास्ट में एडवर्स इफेक्ट देखेंगे इंक्लूडिंग द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एज वेल एज द मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. As the name clear that corticosteroids next question arises that so how many carbon atoms are present in the corticosteroids? Answer is that 21, but it derived from the 27 carbon atoms and the materials from which that it derived is known as the cholesterols. मीन्स ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स होंगे ये डिराइव्स होंगे आपका कोलेस्ट्रॉल से. कोलेस्ट्रॉल आपका 27 कार्बन एटम्स का है, लेकिन जितने भी आपके कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो सब आपके 21 कार्बन एटम्स करेंगे. अब चूंकि ये कार्टिकोस्टेरॉइड्स में 21 कार्बन एटम्स हैं तो जब भी आप इनका IUPAC नेमिंग देखेंगे उस IUPAC नेमिंग में इन सभी कार्टिकोस्टेरॉइड के IUPAC नेमिंग में वो एक वर्ड आएगा, वो आएगा प्रिग्नेन. तो अगर आपका प्रिग्नेन वर्ड यूज आ रहा है, PREGN, प्रिग्नेन वर्ड यूज आ रहा है, तो प्रिग्नेन मतलब हो गया कि आपके हाउ मेनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट है. तो क्योंकि प्रिग्नेन, स्ट्रेन्स, ओ स्ट्रेन्स ये क्लासिफाइड जो किए गए थे जब आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में IUPAC नेमिंग पढ़ाई गई थी तो उसमें बताया गया था कि कब हमें कितने कार्बन एटम्स में क्या नेमिंग रखनी है. तो चूंकि ये 21 कार्बन एटम है तो इसमें जो भी नाम पड़ेगा वो सब आपका प्रिग्नेन नाम से आएंगे.
This is the flow chart through which the corticosteroids are biosynthesized inside the लिविंग सेल्स। मीन्स ये जो बायोसिंथेसिस है ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे बायोसिंथेसाइज होते हैं, ये उसका मैकेनिज्म्स है। और इसमें से आपके कार्बन एटम्स भी है और आपका नंबर स्ट्रक्चर्स भी दिए गए हैं कि आपके हर ड्रग का क्या स्ट्रक्चर्स है। इस फ्लो चार्ट से आप देख रहे हैं जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज द कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल से ही आपका एल्डोस्टेरॉन्स बन रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल से ही आपका कार्टिकोस्टेरॉन्स बन रहे हैं। ठीक है, मीन्स जो आपका कार्टिकोस्टेरॉन्स या कॉर्टिसोल्स या हाइड्रोकॉर्टिसोल जो भी बन रहा है, यानी इसी कोलेस्ट्रॉल से आपके मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की भी बायोसिंथेसाइज हो रहा है और इसी कोलेस्ट्रॉल से आपका जो है वो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बन रहे हैं। मीन्स both corticosteroids, glucocorticoids as well as mineral corticoids are synthesized from the cholesterol containing the 27 carbon atom, but and glucocorticoids and mineral corticoids containing the 21 कार्बन एटम। तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम से याद रखनी है, स्टार्टिंग मटेरियल्स क्या है वो याद रखना कि इसका स्टार्टिंग मटेरियल्स क्या है, और लास्ट में अगर आप कोशिश करें कि जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उन एंजाइम्स के नाम भी आपको याद करने हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर, आप इसमें स्ट्रक्चर देखिए तो आप दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। जब फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस आर नोन एज द साइक्लोपेंटेन फिनांथ्रीन। तो दिस रिंग इज द साइक्लोपेंटेन रिंग एंड दिस रिंग ए बी एंड सी, these three rings are known as the phenanthrene ring। इसीलिए स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस को बोलते हैं साइक्लोपेंटेन फिनांथ्रीन न्यूक्लियस। तो ये था आपका साइक्लोपेंटेन फिनांथ्रीन न्यूक्लियस। और इसमें जो आर का सब्स्टिट्यूएंट है, अगर हम इस आर के सब्स्टिट्यूएंट को इसको काउंट कर लेते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आएगा वो आएगा आपका 27। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन एटम्स की टोटल चेंज होती। नेक्स्ट वन क्या होगा, इस कोलेस्ट्रॉल से आपका बनेगा प्रेग्निलोन। इसके बाद आपका नेक्स्ट सिंथेसिस होगी प्रोजेस्ट्रॉन की। प्रोजेस्ट्रॉन से बनेगा आपका 21 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन। इस 21 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन से आपका बन रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉन्स और इस कॉर्टिकोस्टेरॉन से बन रहा है आपका एल्डोस्टेरॉन्स। अब आप देख रहे होंगे कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉन्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉन की जो एक्टिविटी है वो मेनली है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, लेकिन जो एल्डोस्टेरॉन्स की जो एक्टिविटी आएगी वो आएगी आपकी मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉन्स और एल्डोस्टेरॉन्स दोनों आपके डिराइव्ड होंगे कोलेस्ट्रॉल से। डिराइव्ड होने के बाद जो कॉर्टिकोस्टेरॉन्स बन रहा है दे शो द एक्टिविटी ऑफ मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लेकिन जो एल्डोस्टेरॉन्स है वो आर मेनली शो द प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मीन्स ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म्स में वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा या अदर एक्टिविटी भी आएंगी इसकी। एल्डोस्टेरॉन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में अगर आप डिफरेंस देखा जाए तो कौन सा वो फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एक्टिविटी में चेंज कर दे रहा है, तो उसका जो आंसर है आप देख रहे होंगे इस पोजीशन पर जो CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप रिप्लेस बाय द CHO ग्रुप। यानी जैसे आप CH3 ग्रुप को रिप्लेस करके CHO ग्रुप को कन्वर्ट कर देते हैं, एक्टिविटी ड्रास्टिक चेंज आते हैं, यानी ड्रग आपकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कन्वर्ट हो जा रही है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में। ये आपका ये पॉइंट आपका जब आप स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप राइट डाउन करते हैं वहाँ पर ये पॉइंट आपको लिखना है कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगाने से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। अब आप इस साइड पे आ जाए, आप इधर देख रहे होंगे ये दिस इज द नोन एज द हाइड्रोकॉर्टिसोल्स। हाइड्रोकॉर्टिसोल्स आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द cholesterol, but and this hydrocortisol also one of the example of glucocorticoid। तो ये आपके स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप था आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में, यानी दोनों कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड हो रहे हैं। दोनों कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में 21 कार्बन एटम्स हैं। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंस आएगा CH3 और CHO पे। अगर आप CH3 से चेंज कर देंगे CHO में तो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में।
ये जो कौन कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्लासिफिकेशन था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था, इसको ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। टुडे विल फोकस ऑन द मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में आपने देखा होगा कि एल्डोस्टेरॉन्स and deoxycorticosteroids both are naturally synthesized, but fluorocortisone is the synthetic मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। यानी जो नेचुरल में हमने फ्लोरीन ग्रुप लगाने के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम उसका डेरिवेटिव बनाएंगे, और जैसे फ्लोरोकॉर्टिसोन जो है उसका जो है वो सिंथेटिक पार्ट है। This is the structure of aldosterone, 11-deoxycorticosteroids and fluorocortisone। अब आप अगर इस स्ट्रक्चर के डिफरेंस देखें, एल्डोस्टेरोन्स एंड फ्लोरोकॉर्टिसोन्स, फ्लोरोकॉर्टिसोन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है इस प्रेजेंस ऑफ द फ्लोरीन का। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जब कभी भी आप फ्लोरीन किसी भी सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं किसी भी ड्रग्स मॉलिक्यूल के साथ, नॉट इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर, किसी के साथ आप जब फ्लोरीन लगाते हैं तो फ्लोरीन एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जब वो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब खींचता है, उस खींचने की वजह से इसमें जो अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो जो अनस्टेबिलिटी क्रिएट होने की वजह से वो मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज होने की वजह से वो स्टेबलाइज करने के लिए वो किसी न किसी से रिएक्ट करता है। इसीलिए अगर कंपेयर किया जाए एल्डोस्टेरोन्स और फ्लूरोकॉर्टिसोन्स में, तो फ्लूरोकॉर्टिसोन ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपेयर टू एल्डोस्टेरोन्स। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये जो यूज हो रहे हैं, इसलिए रीज़न है कि हमने एक सब्सटेंट चेंज किया, इसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी SAR चेंज कर दिए, हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक नया सब्सटेंट बन गया, न्यू ड्रग मॉलिक्यूल बन गया, और उस ड्रग का नाम हो गया फ्लूरोकॉर्टिसोन्स। यानी एल्डोस्टेरोन्स का ही डेरिवेटिव है, लेकिन ये सिंथेटिक फॉर्म है। इसमें जो एक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू एल्डोस्टेरोन्स। अब क्वेश्चन ये कि आप इनको यूज कब करेंगे? इनको उस कंडीशन में करेंगे जब आपके नेचुरल सिंथेसिस आप में ब्लॉक हो जाएगी, यानी जब आपका जितना रिक्वायरमेंट है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के, उतना अगर मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आपके बॉडी में नहीं बन रहे हैं, तो एल्डोस्टेरोन नहीं बन रहा है, तो इस कंडीशन में आपको बाहर से सिंथेटिक ड्रग्स जो है लेनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में आप बाहर से आप एल्डोस्टेरोन यूज करेंगे। व्हाट इज़ द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन्स, यानी इसका क्या मैकेनिज्म्स है एल्डोस्टेरोन्स का। और एल्डोस्टेरोन इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कि ये एल्डोस्टेरोन्स कहाँ पर एक्ट करते हैं। तो जो इसका सबसे मेजर पोर्शन है, यानी जो सबसे मैक्सिमम जो इसका मैकेनिज्म एक्शन है, वो है आपका डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल्स में। यानी जो किडनी का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल्स, वहाँ पर ये मैक्सिमम उसका इफेक्ट आएगा। कुछ प्रॉपर्टी इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स में भी है, और कभी कभी ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा में भी ऐड करता है। अब इनका रोल क्या है? दीज एल्डोस्टेरोन्स इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड प्रमोट द रीनल सेक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। फिर से ध्यान सुनिएगा, एल्डोस्टेरोन promote the absorption of sodium ion and secretion of potassium ion। मीन्स अगर जब आप एल्डोस्टेरोन देंगे तो उस एल्डोस्टेरोन देने की वजह से होगा क्या? सोडियम का एब्जॉर्प्शन तो बढ़ेगा, और पोटेशियम का जो सिक्रेशन है यूरिन के थ्रू वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी इसका यूज क्या है? एल्डोस्टेरोन कंट्रोल या रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। इसीलिए एल्डोस्टेरोन कंट्रोल द ब्लड वॉल्यूम्स, तो इसीलिए ये कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर में भी आप एल्डोस्टेरोन का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कैसे करेगा। व्हाट दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ एल्डोस्टेरोन्स, यानी एल्डोस्टेरोन्स कैसे सीक्रेट्स आउट होते हैं। व्हाट हैपेंस, लीवर से एक एंजाइम्स रिलीज होगा नोन एज द प्लाज्मा एंजियोटेंसिनोजेंस। क्या नाम है इसका? प्लाज्मा
एंजियोटेंसिनोजिन। दिस एंजियोटेंसिनोजिन पे एक एंजाइम एक्ट करेगा और उस एंजाइम्स का नाम है रेनिन। याद रखिए, यानी प्लाज्मा एंजियोटेंसिनोजिन्स जो रिलीज हो रहा है कहाँ से, लीवर से, उस प्लाज्मा एंजियोटेंसिनोजिन्स में एक एंजाइम ऐड किया और उस एंजाइम्स का नाम है रेनिन। और ये रेनिन एंजाइम्स मेनली रिलीज फ्रॉम द किडनी। जो रेनिन एंजाइम्स है ये रिलीज हो रहा है आपका किडनी से, और ये रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजिन्स को कन्वर्ट कर दे रहा है एंजियोटेंसिन 1। ये एंजियोटेंसिन 1 पे एक एंजाइम दूसरा एंजाइम ऐड करेगा और उस एंजाइम का नाम है ACE एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ACE में A फॉर एंजियोटेंसिन, C फॉर कन्वर्टिंग, E फॉर एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम फर्स्ट, AC1। AC1 एंजाइम ऐड करेगा एंजियोटेंसिन 1 पे और वो उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 का क्या रोल्स है, आप यहाँ पे देखिए, एंजियोटेंसिन 2 मेनली कॉज द वैसो कंस्ट्रिक्शन। जब ये वैसो कंस्ट्रिक्शन काज करेगी तब इसी वैसो कंस्ट्रिक्शन काज करने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी आप हाइपरटेंशन की तरफ जाएंगे। और ये एंजियोटेंसिन सेकेंड ऐड करेगा आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और एड्रिनल कॉर्टेक्स में ऐड करने से बाद वहाँ से रिलीज होगा आपका एल्डोस्टेरॉन्स, और ये एल्डोस्टेरॉन्स रीएब्जॉर्ब करेगा सोडियम आयंस को। यानी जो एल्डोस्टेरॉन्स हार्मोन्स है ये सिंथेसिस होगी आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से, लेकिन इसका डिराइव्स होगा कोलेस्ट्रॉल से, लेकिन इसका जो बायोसिंथेसिस जो कंट्रोल्स हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एंजियोटेंसिनोजेंस। इस एंजियोटेंसिनोजेंस में एक एंजाइम ऐड किया रेनिन। इस रेनिन से जो रेनिन निकल रहा है ये आपका निकल रहा है किडनी से। रेनिन से कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में एक एंजाइम आया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है एस एंजाइम, और उस एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में। एंजियोटेंसिन सेकेंड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसो कंस्ट्रक्शन। अब अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, हाइपरटेंशन है, तो आप देखते हो तो उसमें एक ड्रग्स आती है एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर का नाम है, एस मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो वो जो एस इनहिबिटर्स है, वो जब आप एस इनहिबिटर दे देंगे तो जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से जो एंजियोटेंसिन सेकेंड वाला प्रोसेस है, ये इनहिबिटर उसको ब्लॉक कर देगा। तो जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बनेगा तब आपकी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी, और जब आपका ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी तब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। इसीलिए जो मोस्ट यूजफुल ड्रग है आपका एंटी हाइपरटेंसिव में वो आपका आ रहा है एस इनहिबिटर, और एग्जांपल ऑफ द एस इनहिबिटर इज द कैप्टोप्रिल। लेकिन अगर ये प्रोसेस आप इसको ब्लॉक नहीं करते तो वो कन्वर्ट होगा अल्टीमेटली किस में, एल्डोस्टेरॉन्स में, और एल्डोस्टेरॉन्स आपका क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन्स सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और पोटेशियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट वन है, अगर आप ये तो आपने यहाँ पर एस इनहिबिटर ब्लॉक करके प्रोसेस ब्लॉक किए, एक नेक्स्ट ड्रग है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट का स्पाइरिनोलैक्टोन्स। यहाँ पर एक पॉइंट और एक डिस्कस करना था, दिस इज द रेनिन, एक अदर एंजाइम है और उसका नाम है RENNIN। दिस इज द रेनिन और दिस इज द रेनिन। ये एंजाइम्स जो निकलता है, ये एंजाइम्स आपका निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यानी दो रेनिन्स हैं, एक रेनिन है आपका ये किडनी से निकलता है, और ये रेनिन एंजाइम्स है जो कि सेक्रेट आउट्स होता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और ये रेनिन्स आपका हार्मोन्स है। दिस इज द हार्मोन्स जो कि आपको किडनी से निकलता है, और दिस इज द एंजाइम जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और इसको बोलते हैं काइमोजाइम एंजाइम्स।
क्लियर है। तो रेनिन में कंफ्यूज नहीं होना है, रेनिन की स्पेलिंग में देखना है। अगर सिर्फ RENIN है तो दिस इज द रेनिन इज द हार्मोन्स और ये किडनी से निकल रहा है, और RENNIN है तो रेनिन इज द एंजाइम्स, और जो कि एंजाइम्स जो निकल रहा है वो निकल रहा है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और इसका दूसरा नाम है काइमोसिन। Okay, next one is the एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट नाम से क्लियर है, ये एंटागोनिस्ट है। किसका एंटागोनिस्ट है? एल्डोस्टेरॉन्स का, यानी जो एल्डोस्टेरॉन्स का फंक्शन है वो वो जो है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। अब कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? स्पाइरोलैक्टोन्स में आप देखते होंगे, इसका नाम से क्लियर है, स्पाइरिनोलैक्टोन। स्पाइरिनोलैक्टोन मीन्स इसमें एक लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है। तो लैक्टोन रिंग क्या होती है? दिस इज द लैक्टोन रिंग, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्पाइरिनोलैक्टोन। और इस लैक्टोन रिंग में जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख रहे होंगे, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में है यहाँ पर आपका 7th पोजीशन में सल्फा एसाइल ग्रुप। sulfa acyl group. These two groups are mainly responsible for the antagonist activity of the spironolactones। यानी अगर SAR लिखने के लिए आता है कि SAR इसको में स्पाइरोलैक्टोन्स में कौन से ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके 2 ही ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, जो है आपका जो है मेनली यूज है। वन इज द क्या है आपका 7th पोजीशन में एसिटाइल सल्फोनिल ग्रुप, और सेकेंड वन इज द लैक्टोन ग्रुप, यानी लैक्टोन रिंग और सल्फा एसाइनिल ग्रुप दोनों इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट वन है कि इसका क्या यूज है, आप स्पाइरोलैक्टोन क्यों यूज करेंगे? तो स्पाइरोलैक्टोन इज द मॉडरेट एंटी एंड्रोजन्स, ये इसमें एक प्रॉपर्टी एंटी एंड्रोजन्स की भी है, यही इसका ड्रॉबैक है। एंड दिस इज एंटागोनिस्ट ऑफ क्योंकि ये ADR रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, और इसीलिए इसमें कभी कभी सम प्रॉपर्टी आ जाती है जो टेस्टोस्टेरोन है एंड्रोजन लाइक एक्टिविटी कह रहा है। फिर अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर आप इसका यूज क्या है एल्डोस्टेरॉन्स का? एल्डोस्टेरॉन्स mainly known as the potassium sparing diuretics। पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स मीन्स कि एल्डोस्टेरॉन्स आपका मेनली जब यूज होगा एज ए डाईयूरेटिक्स, यानी उस कंडीशन में, यानी जब आपको यूरिनेशन बढ़ाना होगा फ्रीक्वेंसी के, तब उस समय आप इसको यूज करेंगे। पर इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है कि अगर आप इसका यूज करेंगे फ्रिक्वेंटली, अगर आप यूज करेंगे स्पाइरोलैक्टोन का, तो हाइपोकैलमिया काज करेगा। क्यों हाइपोकैलमिया काज करेगा? क्योंकि जो एल्डोस्टेरॉन्स था वो पोटेशियम आयन के सोडियम को बढ़ाता था, पोटेशियम को सेक्रेशन करता था, लेकिन स्पाइरोलैक्टोन जो है ये आपका ब्लड से पोटेशियम को बाहर निकालेगा, इसलिए हाइपोकैलमिया काज करेगा। Next one is what is the conclusion of these corticosteroids? Means after these 2 lectures you study the mainly focus on the corticosteroids, and corticosteroids में क्या क्या outcomes आए इस लेक्चर के बाद। तो फर्स्ट वन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट दैट व्हाट इज द corticosteroids? Answer is that the hormones arise from the hormone synthesis from the adrenal cortex are known as the corticosteroids. Second question, how many types of corticosteroids? Answer is that corticosteroids are mainly 2 types. First one is the mineral corticoids and second one is the glucocorticoids. कौन कौन से आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं और कौन कौन से आपके मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं? तो आपका जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में जो आपका ड्रग्स है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, जिस नोन एज द एल्डोस्टेरॉन्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो ड्रग्स है वो है आपकी बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, कॉर्टिसोल्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन्स, प्रिडनिसोन एंड पिडनिसोलोन्स। अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इन दोनों में क्या डिफरेंस था, यानी ये आपके क्लासिफिकेशन। लास्ट वन इज द व्हाट इज द कंबाइंड यूज ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी आप कार्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज नाउ यूज द स्टेरॉइड्स वर्ड कि आपका स्टेरॉइड्स का क्या यूज है।
तो स्टीरॉयड्स यानी एक कॉमन पूछा है कि स्टीरॉयड्स का क्या यूज है, तो स्टीरॉयड्स है मेराइकल्स ऑफ यूजेज, यानी स्टीरॉयड्स का नंबर ऑफ यूजेज हैं। कहाँ इसका यूज मोस्टली कहाँ कहाँ पर है? एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी में कौन से यूज हो रहे हैं? आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज हो रहे हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी है, लंग्स के कंजेशंस में है, आस्थमा में है। अगर आपका फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उस समय फीवर कंट्रोल में भी आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज हो रहे हैं। रीजन इज दैट देयर आर सर्टेन साइटोकाइंस, कुछ साइटोकाइंस होते हैं जो रिलीज होते हैं और उसके रिलीज होने की वजह से फीवर कॉज होता है। तो जो वो साइटोकाइंस के रिलीज को भी आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपके ब्लॉक करते हैं। स्टेरॉइड्स में आपका सोडियम पोटेशियम को कंट्रोल करते हैं। स्टेरॉइड्स आल्सो यूज टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। अगर आप एल्डोस्टेरॉन या स्पाइरुलिनोलेक्टोन का एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट यूज करते हैं तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल द सोडियम एंड पोटेशियम आयन, यानी ये आपके इसके नंबर ऑफ यूज हैं। यूज एज इन आर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका कैसे यूज है कि स्टेरॉइड्स आर मेनली एक्ट एज द इम्यूनोसप्रेशन। स्टेरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी को स्लो डाउन करते हैं, सप्रेस करते हैं। इसकी वजह से आपको आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी आप स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। बहुत अच्छे यूज लगे, इस यूज को देख लेने से लग रहा है कि नंबर ऑफ यूज स्टेरॉइड्स के हैं। अब क्वेश्चन सबसे बेसिक जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडवर्स इफेक्ट क्या है। एडवर्स इफेक्ट की स्टडीज पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। इन दोनों कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या डिफरेंस है? ये कॉर्टिसोन्स है। कॉर्टिसोन्स कन्वर्ट हो गया आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन्स में, और हाइड्रोकॉर्टिसोन का ही दूसरा नाम है आपका कॉर्टिसोल्स। प्रिडनिसोन है, प्रिडनिसोन आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रिडनिसोलोन्स में। डेक्सामेथासोन और बेटामेथासोन ये दोनों एक दूसरे के आपके आइसोमर्स हैं। आपने अब आप डेक्सामेथासोन बेटामेथासोन आपने बहुत, आप एक सबसे अच्छी क्रीम आती है वेटनोवेट। वेटनोवेट जो क्रीम आती है वेटनोवेट एन, वेटनोवेट सी, बहुत एंटी फंगल क्रीम है। वेटनोवेट में आपका आप देख रहे हो तो जो कंपाउंड मिला हुआ है आपका बीटा मेथासोन मिला हुआ है। मीन्स कि स्टेरॉइड्स आपके टॉपिकल में भी यूज होते हैं, आप टॉपिकल ऑइंटमेंट बनाने में यूज हो रहे हैं। आपके सामने ड्रग्स है, आपका जो यूज हो रहा है आपका बीटा मेथासोन कंपोजिशन के साथ यूज हो रहा है। इसके बाद जो सबसे मेन इफेक्ट स्टडी करना है स्टेरॉइड्स के, वो है आपके साइड इफेक्ट कि क्या स्टेरॉइड्स हमारे लिए सेफ है। तो आंसर इज दैट स्टेरॉइड्स नेवर यूज विदाउट द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। आप विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप स्टेरॉइड यूज मत करें। सेकेंड वन क्या है, स्टेरॉइड्स आप अवॉइड करें 12 ईयर्स एज तक के चिल्ड्रंस को। आप उसको, क्योंकि स्टेरॉइड्स देने की वजह से उसमें बच्चों में ओवर ग्रोथ की चांसेस रहती हैं। एंड लास्ट वन, स्टेरॉइड्स काजेज द डायबिटीज़। स्टेरॉइड आपके डायबिटीज़ कॉज करता है। डायबिटीज़ क्यों कॉज करता है? क्योंकि स्टेरॉइड जो है आपका इंसुलिन को रेजिस्टेंस कॉज कर देता है, एज वेल एज स्टेरॉइड कॉज द स्टेरॉइड रिलीज द स्टोर्ड ग्लूकोज, यानी जो ग्लूकोज आपके लीवर में स्टोर है उस स्टोर ग्लूकोज को भी स्टेरॉइड प्रमोट कर देता है ब्लड में रिलीज करने के लिए। तो इसके वजह से आपके स्टेरॉइड जो है वो डायबिटीज़ कॉज करते हैं। तो स्टेरॉइड्स का तो ये सबसे मेजर साइड इफेक्ट है डायबिटीज़ कॉज करना। क्योंकि सेकेंड इफेक्ट मेजर एडवर्स इफेक्ट है कि स्टेरॉइड्स आपके इम्यूनोसप्रेसेंट है। तो अगर आप कंटिन्यूस स्टेरॉइड्स लेंगे तो आप कंटिन्यूस स्टेरॉइड्स मींस कि जो पेशेंट हमारे आर्थराइटिस के होते हैं जो कि कंटिन्यूस पेन किलर लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप कंटिन्यूस लेंगे तो आपका चूँकि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, और इम्यून सप्रेशन की वजह से आपको डिफरेंट अदर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए आप अवॉइड करें, या अगर यूज करें स्टेरॉइड तो विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल डॉक्टर। थैंक यू।